हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौरभ मिश्रा मैथ्स क्लासेज में। तो स्टूडेंट्स, आज अपन शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। तो स्टूडेंट्स, अपन ने रिलेशन और फंक्शन के बारे में क्लास 11th में भी पढ़ा है। क्लास 11th में सबसे पहले अपन ने सेट्स के बारे में पढ़ा था कि यार ये सेट होता क्या है। सेट की डेफिनेशन के बाद में मैंने आप लोगों को ऑर्डर्ड पेयर के बारे में बताया था कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था रिलेशन की डेफिनेशन कि यार ये वास्तव में रिलेशन होता क्या है, इस रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन, ठीक है ना। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन, हिंदी में इसको बोला जाता है बेटा प्रांत, सहप्रांत और परिसर, ठीक है ना। किसका? संबंध का। रिलेशन को हिंदी में बोलते हैं संबंध और फंक्शन को हिंदी में बोला जाता है फलन। उसके बाद में अपन ने फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि यार फंक्शन क्या होता है। उसके बाद में वही फंक्शन का डोमेन क्या होगा, फंक्शन का कोडोमेन क्या होगा। कोई फंक्शन सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है तो उसका मतलब क्या होता है, और उसी तरीके से फंक्शन की रेंज क्या होगी। तो इस तरीके से अपन ने काफी कुछ 11th क्लास में पढ़ा है। बिल्कुल बेटा रिवाइज करूंगा एक बार, पूरा जो भी अपन ने पढ़ा था उसको पूरे को रिवाइज करूंगा, और रिवाइज करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे अपन रिलेशन और फंक्शन के बारे में। तो यार इस चैप्टर में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। सबसे पहले ये बता देता हूं कि इस चैप्टर में अपन क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं तुम्हारे को बिल्कुल वही बेसिक क्लास 11th का पढ़ाऊंगा कि अपन ने क्लास 11th में क्या पढ़ा था। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे बेटा रिलेशन की डेफिनेशन। रिलेशन की डेफिनेशन 11th क्लास में पढ़ी थी, और रिलेशन की डेफिनेशन अपन क्लास 12th में भी पढ़ेंगे। रिलेशन की डेफिनेशन पढ़ने के बाद में अपने पास में आएगा टाइप्स ऑफ रिलेशन कि यार ये रिलेशन कितने टाइप का होता है। ये जो संबंध है, इस संबंध के क्या क्या प्रकार है, कितने तरीके के संबंध हो सकते हैं। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे बेटा फंक्शन, फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक बात ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। मैंने कुछ एक फंक्शंस के ग्राफ बनवाए थे आप लोगों को, तो वो ग्राफ आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है ना। नहीं भी पता तो एक बार मैं फिर से बता देता हूं। जैसे y इक्वल टू साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स के ग्राफ आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। उसके अलावा मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ होना चाहिए। मॉड्यूलस फंक्शन को हिंदी में बोला जाता है मापांक फलन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ आप लोगों को पता होना चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हिंदी में बोला जाता है महत्तम पूर्णांक फलन, ठीक है ना। महत्तम पूर्णांक फलन का ग्राफ कुछ ऐसे आता था, y इक्वल टू ये, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कैसे मैंने आप लोगों को इसके ग्राफ बताए थे। बिल्कुल इस चैप्टर में रिवाइज करवाऊंगा, ऐसा नहीं है रिवाइज नहीं करवाऊंगा, लेकिन आप लोगों को एक बार पहले से पता होना चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ आप लोगों को पता होना चाहिए। और भी बहुत सारे फंक्शन थे, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, ठीक है ना। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ मैंने आप लोगों को बताया था। तो बिल्कुल ये सारे के सारे ग्राफ आप लोगों को अच्छे से पता होने चाहिए। तो आप स्टार्ट करते हैं अपन। देखो अपना चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, और रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्लास 11th को। क्लास 11th में अपन ने सबसे पहले पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। हिंदी में बोला जाता है बेटा दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, ठीक है ना। क्या बोला जाता है? दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। तो समझते हैं यार कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होते हैं। उससे पहले आप लोगों को सेट के बारे में तो पता होना चाहिए ना कि यार सेट क्या होता है। सेट की डेफिनेशन याद है आप लोगों को? सेट किसको बोलते थे? सेट क्या होता था? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। उसी को सेट बोला जाता है कि कोई भी, हिंदी में क्या बोलते हैं, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह ही समुच्चय कहलाता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। जैसे मान लो मैंने नेचुरल नंबर्स का सेट बताया था, वहां पे मैंने अच्छे से बताया था आपको कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ। वेल डिफाइंड का मतलब ये हुआ कि जो भी अपने पास आंसर, अभी ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी समझो, जो भी अपने पास में किसी भी क्वेश्चन का जो भी आंसर आए वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करे। मतलब मैं कुछ आंसर अलग बोल रहा हूं, मेरा पड़ोसी कुछ और बोल रहा है, आप कुछ और बोल रहे हो, आपका पड़ोसी कुछ और आंसर बोल रहा है। जैसे मैं बोलूं कि यार वर्ल्ड के 3 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर के नाम बताओ, वर्ल्ड के 3 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर के नाम बताओ, तो यार वर्ल्ड के 3 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर के नाम जैसे मान लो मैंने बता दिया कि यार ना रोहित शर्मा,
विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी सबसे बेस्ट प्लेयर है। अब हो सकता है मेरे लिए ये बेस्ट है तो किसी पड़ोसी के लिए उसको पता नहीं AB डिविलियर्स पसंद हो रहा हो, ठीक है, रोहित शर्मा पसंद आ रहा हो, और कौन, सौरव गांगुली जो पुराना खिलाड़ी था अपना, ठीक है ना, एक बेस्ट कैप्टन थे, वो अपने को पसंद आ रहे हो, ठीक है। हो सकता है किसी और कोई और बंदा था, उसको सौरव गांगुली अच्छा नहीं लगता, उसको सचिन तेंदुलकर, VVS लक्ष्मण और चेतेश्वर पुजारा अच्छे लग रहे हो। इस तरीके से किसी बंदे को राहुल द्रविड़, चेतेश्वर पुजारा अच्छे लग रहे हो, तो हो सकता है यार कि ये क्या होगा, ये जो आंसर है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, तो इसको अपन सेट में नहीं बोलेंगे। लेकिन जैसे मैंने बोला कि नेचुरल नंबर्स का सेट, अब यार नेचुरल नंबर्स की बात होगी तो नेचुरल नंबर सबके लिए सेम है। बोले क्या होता है, बोले 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सोन, ये जो सेट है इसी को क्या बोला जाता है, नेचुरल नंबर्स का सेट बोला जाता है। अब यार मैं बोलूंगा तो भी मैं बताऊंगा कि यार 1 2 3 4 5 6 7 यही नेचुरल नंबर्स है, और कोई बताएगा तो वो भी यही बताएगा कि यार 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से आगे बढ़ते जाओगे, नेचुरल नंबर्स हैं। आ रही मेरी बात समझ में? जैसे मैं पूछूं तुम्हारे से, बताओ 13 नेचुरल नंबर होगा या नहीं होगा, तुम्हारा आंसर होगा बिल्कुल सर है। जैसे मैं तुम्हारे से बोलूं कि 14 नेचुरल नंबर होगा या नहीं होगा, तो तुम्हारा आंसर बिल्कुल होगा, बोले बिल्कुल सर नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर मान लो तुम्हारे से मैं पूछता कि बताओ रोहित शर्मा जो है वो एक अच्छा खिलाड़ी है या नहीं है, तो हो सकता है तुम्हारा आंसर हाँ हो सकता है तुम्हारा आंसर ना हो सकता है मेरा आंसर हाँ हो सकता है मेरा आंसर ना हो। इसका मतलब क्या हुआ कि यार ये जो सेकंड वाला जो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ एक बेस्ट क्रिकेट प्लेयर का, वो तो क्या हो रहा है, वो तो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, लेकिन ये जो आंसर है वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा। अगर आप लोगों को आंसर आता है तो इसी को सेट बोले थे, ठीक है ना, इसी को सेट बोले थे। सेट क्या क्या होते थे, सेट के टाइप्स क्या क्या होते थे, जैसे एम्प्टी सेट तुम लोगों ने पढ़ा होगा, एम्प्टी सेट बोल दो, नल सेट बोल दो, वॉइड सेट बोल दो, या फिर रिक्त समुच्चय बोला जाता था। और रिक्त समुच्चय एक ऐसा सेट होता था जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 होते थे, और इसको किससे डिनोट किया जाता था, 5 से डिनोट किया जाता था। इसी को क्या बोला जाता था, रिक्त समुच्चय बोला जाता था, एम्प्टी सेट बोला जाता था, ठीक है। और भी बहुत सारे तुम लोगों ने सेट पढ़े थे, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ सेट में, जैसे रेशनल सेट क्या होते हैं, फाइनाइट सेट क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, इन सब के बारे में अपन ने अच्छे से पढ़ रखा है, तो एक बार उसके बारे में ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था बेटा ऑर्डर्ड पेयर, अभी के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में आता है कि यार ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, क्रमित युग्म जिसको हिंदी में बोला जाता है, ठीक है ना, क्या बोला जाता है, क्रमित युग्म। तो यार एक क्रमित युग्म या फिर ऑर्डर्ड पेयर वास्तव में होता क्या है वो समझो। देखो ऑर्डर्ड पेयर भी बेटा एक सेट है, क्या है, एक सेट है, और एक ऐसा सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 होते हैं, ठीक है ना। पेयर का मतलब एक जोड़ा, क्रमित युग्म का मतलब होता है कि जोड़ा, तो जोड़े का मतलब क्या हुआ कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 होंगे। तो अब यार एक सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 होते हैं, तो ये एक सेट है, देखो A 1, 2, अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2, ये है, एक तो 1 और एक 2 है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर 2, 1 भी लिख सकते हो। तुम लोगों ने पढ़ा होगा इक्वल सेट, मतलब इसके सारे एलिमेंट इसमें और इसके सारे एलिमेंट इसमें, उसको इक्वल सेट बोलते हैं। तो देखो 1 और 2, तो 1 और 2 बोल दो, चाहे 2 और 1 बोल दो, तो ये तो क्या हो गया, ये तो एक सेट हो गया, नॉर्मल जो भी सेट है। लेकिन कोई भी एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हो और उसमें ऑर्डर्ड है, ऑर्डर की इंपॉर्टेंस हो, ऑर्डर का मतलब समझ गए, क्रम का महत्व हो। जैसे मान लो क्या हुआ, तुम्हें जाना है बेटा शादी में, ठीक है, शादी में जाना है भाई साहब, जीवने जाना है अपने को। अब क्या हुआ, अपने को शादी में जाना है तो शूज पहनने, तुम्हारे पास में शूज रखे और सॉक्स रखे। अब शूज और सॉक्स रखे तो पहले क्या पहनोगे, पहले क्या शूज पहन के फिर सॉक्स पहनोगे, या फिर पहले सॉक्स पहन के शूज पहनोगे? तो यार तुम्हारा ऑब्वियसली आंसर होगा कि नहीं सर, पहले मैं तो शूज पहनूंगा, पहले सॉक्स पहनूंगा और उसके बाद में शूज पहनूंगा, ऐसे ही होता है। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे ऑर्डर का इंपॉर्टेंस है कि यार यही क्रम होना चाहिए। अगर मान लो क्या हुआ, तुम लोगों ने पहले शूज पहन लिए बाद में सॉक्स पहन लिए, तो फिर तो तुम्हारे को दुनिया पागल बोलेगी, तो ऐसे तो है नहीं ना। तो क्या होता है कि क्रम का महत्व होता है। लेकिन मान लो एक पैंट पहननी है और एक शर्ट पहननी है, तो अब कैसे भी पहनो यार, किसको क्या पता चल रहा है, पहले पैंट पहन के शर्ट पहनो या पहले शर्ट पहन के पैंट पहनो। तो यहाँ पे ऑर्डर का महत्व नहीं है, लेकिन जब अपन शूज और सॉक्स की बात कर रहे थे तो वहां पे ऑर्डर का इंपॉर्टेंस था। तो वैसे ही क्या हुआ कि अगर मान लो 1, 2
या फिर 2,1, इसमें अगर ऑर्डर का इंपॉर्टेंस हो, ऑर्डर का इंपॉर्टेंस का मतलब बोले पहले 1 ही आना चाहिए, पहले 1 ही आना चाहिए, बाद में 2 ही आना चाहिए, तो उसको इस फॉर्म में लिखा जाता है बेटा 1,2। और ये जो होता है इसी को क्या बोला जाता है, ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है। ऑर्डर्ड पेयर कुछ ऐसे होते हैं, उसमें ए कोमा बी टाइप के एलिमेंट होते हैं। किस टाइप के एलिमेंट होते हैं, ए कोमा बी, जैसे 1,2, 3,4, 5,6, 8,10, 10,12, 18,15, इस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, जिसको इस फॉर्म में लिखा जाता है। और यहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, पहले ए आएगा बाद में बी आएगा, ये ध्यान रखना। ए कोमा बी इज नॉट इक्वल टू बी कोमा ए कोमा बी कोमा ए के इक्वल नहीं होगा। लेकिन सेट में क्या हो रहा था, 1,2, 2,1 के इक्वल था, ठीक है ना, 1,2 किसके इक्वल था, 2,1 के इक्वल था, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। जैसे अपन ने बचपन में भी पढ़ाया यार, एक्स कोमा वाई इक्वल टू 2,3। अब x कोमा वाई इक्वल टू 2,3, तो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। लेकिन मान लो मैं इसको पलट देता, 3,2 बना देता, तब क्या चेंज नहीं हो जाता, क्या बिल्कुल सर हो जाता। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 3 हो जाती, y की वैल्यू 2 हो जाती। यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है। आ रहा है समझ में। तो यहाँ पे ऑर्डर का इंपॉर्टेंस है ना, जैसे तुम लोग लिखते हो ना 3,4, कहां पे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, निर्देशांक ज्योमेट्री में, ये किसकी वैल्यू होती है बेटा, ये x की वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू होती है। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे ऑर्डर का इंपॉर्टेंस है, 2,4 अलग पॉइंट आता है और 4,2 अलग पॉइंट आता है। तो इसी को क्या बोला जाता है, ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है। ये सब बातें इसलिए जल्दी जल्दी बताई है क्योंकि अपने को ये सारी बातें पता है, अपन ने लास्ट ईयर अच्छे से पढ़ी है, ठीक है ना, कि यार सेट क्या होता था, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता था। अभी अपने पास में टॉपिक आएगा बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, ठीक है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। लास्ट ईयर पढ़ा है, पढ़ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। पहले इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं, उसके बाद में इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो देखो बेटा एग्जांपल है, मान लो कोई एक सेट है तुम्हारे पास में, सेट है, और सेट ए के एलिमेंट है 1, 2 एंड 3, ठीक है। कोई एक सेट है, सेट ए, और सेट ए के जो एलिमेंट है वो क्या है, 1, 2, 3, 3 एलिमेंट है, ठीक है ना। अब इसको 1, 2, 3 बोलो, चाहे 3, 2, 1 बोलो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेट है और सेट में ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं होता। जबकि ऑर्डर पेयर जो आया था जिसमें 2 एलिमेंट थे, वहां पे अपने पास में ऑर्डर का इंपॉर्टेंस था। तो ये सेट ए है और एक सेट बी लिख देता हूं, सेट बी जैसे 5,6, ठीक है ना, सेट बी क्या लिख दिया मैंने, 5,6। अब कोई तुम्हारे से पूछ ले, बोले बताओ सेट ए और सेट बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, सेट ए और सेट बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा। तो सबसे पहली बात अपने को ध्यान रखनी है कि सेट ए का सेट बी के साथ में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, सेट ए का जो सेट बी के साथ में कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, उसको ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ए क्रॉस बी से। इसको ए गुणा बी नहीं पढ़ेंगे, ए गुणा बी नहीं पढ़ेंगे, इसको अपन पढ़ेंगे बेटा ए क्रॉस बी। क्या पढ़ेंगे, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब क्या हुआ, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। तो देखो इसमें क्या रिजल्ट आता है, समझो। इसमें क्या होता है, इसमें अपने को ऑर्डर्ड पेयर मिलते हैं, ठीक है ना, क्या मिलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर मिलते हैं। और कौन से ऑर्डर्ड पेयर मिलते हैं, वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर लिख दो जो सेट ए के एलिमेंट्स के सेट बी के एलिमेंट्स के साथ में हो सकते हैं। मतलब समझो, मतलब देखो ना, इससे समझ में नहीं आएगा, अभी यहां लिखूंगा तब समझ में आएगा। जैसे क्या क्या मिल सकता है बेटा अपने को, 1,5, फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से लिखना है, सेकंड एलिमेंट सेट बी से लिखना है। तो 1,5 हो सकता है, 1,6 हो सकता है, 1,6, 2,5 हो सकता है, 2,6 हो सकता है। पहला एलिमेंट कहां से, सेट ए से, दूसरा एलिमेंट कहां से, सेट बी से। 3,5 हो सकता है, 3,5 हो सकता है एंड 3,6 हो सकता है। तो इसी को बोला जाता है बेटा ए क्रॉस बी। अभी और भी तरीके से बताऊंगा इसको, लेकिन देखो यहां पे क्या है, जब भी तुम्हारे को ए क्रॉस बी निकालना है, सुनो ध्यान से, एक एक बात समझना, जब भी तुम्हारे को ए क्रॉस बी निकालना है तो उसके जो रिजल्ट आते हैं उसमें क्या आते हैं, ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। क्या आते हैं बेटा, ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। और ऑर्डर्ड पेयर का जब सेट बना देते हैं, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, किसके, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का हो और सेकंड एलिमेंट सेट बी का, और जब उनका सेट बना देते हैं तो उसी को ए क्रॉस बी या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी बोला जाता है। यहां पे 1 की खास बात क्या है बेटा, जो फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है ये 1 हो गया, या फिर
2 हो गया या फिर 3 हो गया। ये सेट ए से आ रहा है, कहां से आ रहा है, सेट ए से। और जो सेकंड एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट कौन, 5 6 5 6 5 6, तो 5 6 ये कहां से आ रहा है, सेट बी से आ रहा है। ध्यान रखना यहां पे ऑर्डर का इंपॉर्टेंस है। ऑर्डर का इंपॉर्टेंस कैसे है, बोले 1,5 लिखा हुआ है ना, 1,5, इसमें ए क्रॉस बी जब अपन निकालते हैं तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए का है और 5 जो है वो सेट बी का है। अब देखो इसको निकालने का एक और तरीका होता है, बहुत सिंपल सा तरीका है। जैसे क्या करना है, तुम्हारे को दो सेट है तुम्हारे पास में, ये सेट ए और ये सेट बी, ठीक है। अभी क्या निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है। ए क्रॉस बी निकालना है तो पहले सेट ए लिखो, बाद में सेट बी लिखो। फिर सेट ए के एलिमेंट क्या है, 1 2 3। सेट बी के एलिमेंट्स क्या है, 5 और 6। तो क्या होगा, 1,5 1,6, 2,5 2,6, 3,5 एंड 3,6। इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। समझ में आ गया होगा, एरो डायग्राम से अच्छे से समझ में आ गया होगा, वैसे चाहे समझ में आए या नहीं है। अभी मैं मान लो तुम लोगों से पूछ लूं कि बेटा ए क्रॉस बी तो ठीक है, बी क्रॉस ए क्या होगा, ए क्रॉस बी तो ठीक है, बी क्रॉस ए क्या होगा, तो बी क्रॉस ए में तुम क्या करोगे, अच्छा सर आप ऐसे पूछ रहे हो कि पहले मेरे को बी लिखना है और फिर मेरे को ए लिखना है। पहले आपने पूछा था कि ए क्रॉस बी क्या होगा, तो पहले आपने ए क्रॉस बी पूछा तो पहले ए लिखा, बाद में बी लिखा। अब बी क्रॉस ए आ रहा है, बी क्रॉस ए में पहले बी लिखूंगा फिर सेट ए लिखूंगा। अब सेट बी है तो सेट बी के ही एलिमेंट डालेंगे ना इसमें, कौन, 5 और 6, 5 और 6। और सेट ए के एलिमेंट कौन से, 1 2 और 3, 1 2 और 3। अब क्या करना है अपने को, अब अपने को यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं। ऑर्डर्ड पेयर देखो कैसे लिखेंगे, सबसे पहला ऑर्डर पेयर आएगा 5,1, फिर 5,2, फिर 5,3। क्या क्या आएगा बेटा, 5,1 5,2 5,3। यहाँ देखो यहाँ क्या था, यहाँ 1,5 मिलेगा, यहाँ 5,1, यहाँ तुम्हारे को 2,5 मिलेगा, या 5,2, यहाँ क्या मिलेगा 3,5 3,5, यहाँ क्या मिलेगा 5,3। बेटा देखो ऑर्डर का इंपॉर्टेंस है ना, ऑर्डर का इंपॉर्टेंस है। ये ए क्रॉस बी था, ए क्रॉस बी में फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का था, सेकंड एलिमेंट सेट बी का था। ये बी क्रॉस ए है, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट सेट बी का आएगा और सेकंड एलिमेंट सेट ए का आएगा। तो 5 का काम हो गया। अब 6 को पकड़ो, 6,1 6,2 एंड 6,3, 6,1 6,2 एंड 6,3। इसी को क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए। एक बात ध्यान से देखो, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है, ठीक है ना। याद करो, वैसे 2 गुणा 3 3, 2 इंटू 3 का मतलब कितना होता था 6, और 3 इंटू 2 का मतलब भी क्या होता था 6। 2 को 3 से गुणा करो, चाहे 3 को 2 से गुणा करो, 6 आता था। लेकिन यहाँ पे अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ना कि नॉर्मल प्रोडक्ट। ऐसे मत कर देना बेटा कि अच्छा गुणा पूछ रहा है तो 1 को 5 से गुणा किया 5, 1 को 6 से गुणा किया 6, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 3 पंजे 15, 3 छक्के 18। ऐसे नहीं करना है अपने को ना, अपने को क्या करना है, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बढ़ाना है। ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए का होगा, सेकंड एलिमेंट सेट बी का होगा, तो फिर उसी को क्या बोला जाता है, ए क्रॉस बी बोला जाता है। ए क्रॉस बी का मतलब होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो सेट ए है, सेट ए में एलिमेंट लिखे हुए हैं ए कोमा बी। सेट बी है, सेट बी में एलिमेंट लिखे हुए हैं सी डी एंड ई। अब मैं पूछूं तुम्हारे से, बताओ ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी के लिए पहले क्या लिखो, सेट ए, फिर क्या लिखो, सेट बी। ये जो डायग्राम बन रहे हैं इनको बोला जाता है एरो डायग्राम। क्या बोला जाता है, एरो डायग्राम। तो देखो ए क्रॉस बी निकालना है तो यहाँ ए, यहाँ बी, ये ए एंड बी, और यहाँ सी डी एंड ई। अब क्या करोगे, ए कोमा सी, ए कोमा डी, ए कोमा ई। क्या क्या आएगा, ए कोमा सी, ए कोमा डी, ए कोमा ई। उसके बाद में बी कोमा सी, बी कोमा डी, बी कोमा ई, बी कोमा सी, बी कोमा डी एंड बी कोमा ई। ये क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया किसका, ए का बी के साथ में। किसका, ए का बी के साथ में। यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है, फर्स्ट एलिमेंट ए एंड बी, वो कहाँ से आ रहा है, सेट ए से। और जो सेकंड एलिमेंट आ रहा है, ठीक है, सेकंड एलिमेंट क्या आ रहा है, सी डी ई, वो कहाँ से आ रहा है, सेट बी से आ रहा है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इन दोनों में कुछ भी मैच नहीं हो सकता है ये ए कोमा बी है, ये भी ए कोमा बी आ जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं। इक्वल सेट का भी कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। जैसे मान लो सेट ए दे दिया, यहाँ समझो
जैसे मान लो सेट ए दे दिया, सेट ए क्या है बोले 1,2। अब बताओ बोले ए क्रॉस ए क्या होगा, क्या पूछा, ए क्रॉस ए पूछ ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पहले ए लिखेंगे फिर ए लिखेंगे, ये ए या 1,2 या 1,2 1,1 1,2 क्या आएगा 1,1 1,2 2,1 एंड 2,2 2,1 एंड 2,2 ये एक रो से आ गया। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दोनों के एलिमेंट अलग अलग होंगे, हो सकता है दोनों के दोनों एलिमेंट ही सेम हो जाए, ये भी 1,2 वो भी 1,2, तब तो एक रो से पूछ रहे हैं, ठीक है ना। फर्स्ट एलिमेंट भी सेट ए का होगा और सेकंड एलिमेंट भी सेट ए का होगा। लेकिन ध्यान रखना कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी पॉसिबल एलिमेंट होते हैं, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर बन सकते हैं वो सारे के सारे लिखते हैं। ऐसे नहीं कि नहीं बोले 1,1 को तो मैं छोड़ रहा हूँ 1,2 से स्टार्ट करूंगा, ऐसे नहीं करना है अपने को, ठीक है ना। क्या ध्यान रखना है अपने को, सारे के सारे पॉसिबल एलिमेंट्स यहाँ पे लिखने हैं। इसी तरीके से यहाँ पे अपन ने ए क्रॉस बी निकाला, अब बी क्रॉस से निकालना होता तो बी क्रॉस से निकालना होता तो देखो कैसे करते, बी क्रॉस ए यहाँ एरो डायग्राम बना रहा हूँ यार, पता नहीं वहां दिख रहा होगा या नहीं आप लोगों को। तो ये बी लिखा, ये ए लिखा, बी का मतलब सी डी ई, ए का मतलब ए बी, ठीक है ना, पहले बी फिर ए, तो क्या आएगा सी कोमा ए सी कोमा बी, सी कोमा ए सी कोमा बी, उसके बाद डी कोमा ए डी कोमा बी, डी कोमा ए डी कोमा बी, लास्ट में ई कोमा ए एंड ई कोमा बी, ये क्या आ गया बी क्रॉस ए आ गया। अभी ये टेंशन नहीं लेनी कि सर ये अपन पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है ना, ये नहीं सोचना अभी कहीं येलो होल्डर लग जाओ कि यार सर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट अपने को पढ़ा क्यों रहे हो, क्या मजाक चल रही है, ये ऐसा वैसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। जब अपन आगे बढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो तुम्हारे को पता चल जाएगा कि यार ये कार्टेशियन प्रोडक्ट अपने काम में क्यों आ रहा है। वैसे तो जो स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं, जो स्टूडेंट्स क्लास 11th में अच्छे से रिलेशन एंड फंक्शन जिसने पढ़ा है या फिर जिसने रिलेशन पढ़ा है, उसको पता है कि यार कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा वो वास्तव में क्या होगा, ऑल पॉसिबल रिलेशंस होंगे जो सेट ए के एलिमेंट्स के सेट बी के एलिमेंट्स के साथ हो सकते हैं। और जिसको नहीं पता तो घबराने की जरूरत तो है नहीं ना। अभी अपन आगे जब रिलेशन पढ़ेंगे और रिलेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट वास्तव में क्या होता है, वास्तव में अपन पढ़ क्यों रहे हैं। अभी देखो एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होगी कार्टेशियन प्रोडक्ट की, ठीक है। तो देखो लिख रहा हूं, लेट A and B are two non-empty set। हिंदी मीडियम वाले घबराओ मत, अभी लिखवा रहा हूँ ना। लेट A and B are two non-empty sets। मैंने क्या मान लिया कि A और B दो ऐसे सेट है जो नॉन एम्प्टी सेट है, रिक्त समुच्चय है, मतलब उसमें कोई ना कोई एलिमेंट होगा। ऐसा नहीं है कि ये फाइव हो, ये फाइव हो, सेट बी फाइव हो, मतलब 5,6 कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं होगा, रिक्त समुच्चय होंगे, एम्प्टी सेट होगा, तब क्या होता है वो अपन पढ़ेंगे। लेकिन एक बार के लिए मैंने क्या मान लिया कि ए और बी क्या है, ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है ना। ए और बी क्या है, कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है। देन सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर A comma B, then set of all ordered pair A comma B such that A belongs to A and B belongs to B is called Cartesian product। कार्टेशियन राइटिंग अगर समझ में नहीं आ रही तो एक बार मेरे सुनते जाओ ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, डेफिनेशन समझ में आए या नहीं है वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्या लिखा मैंने, ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है। ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है, दो रिक्त समुच्चय। देन सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, तब सेट किसके सेट है, ऑल ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है ना, जितने भी ऑर्डर पेयर हो सकते हैं। कौन से ऑर्डर पेयर, ए कोमा बी टाइप के। अब ए कोमा बी का मतलब क्या हुआ, बोले जहां पे ए तो कहां से आएगा, सेट ए से आएगा, फर्स्ट एलिमेंट तो कहां से आएगा, सेट ए से आएगा, और सेकंड एलिमेंट कहां से आएगा, सेट बी से आएगा। सेकंड एलिमेंट का मतलब बी, जो कहां से बिलोंग करेगा, बी से। इसी को क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ
ए एंड बी। क्या बोला, एक एक लाइन दोबारा से समझो। सबसे पहले इसने बोला बोले सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। देखो अपन ने वास्तव में वही तो किया, ऑर्डर पेयर थे 1,5 1,6 2,5 2,6 3,5 3,6 और उसका सेट बना दिया। सेट बनाने का मतलब इस वाले ब्रैकेट में उसको बंद कर दिया अपन ने, ये सेट हो गया। तो सेट किसका, सेट ऑल ऑर्डर पेयर का, जितने भी ऑर्डर पेयर हो सकते हैं उन सभी का जो सेट है, ठीक है। और वो ऑर्डर पेयर किस टाइप के होंगे, ए कोमा बी टाइप के होंगे। ए कोमा बी का मतलब 1,5 1,6 2,5 2,6 3,5 3,6, ठीक है। तो कौन से टाइप के ऑर्डर पेयर है, ए कोमा बी टाइप के। अब बोले ए और बी क्या है, तो बोले ए तो कहां से आएगा, सेट ए से आएगा। अगर तुम ए क्रॉस बी निकाल रहे हो, ए क्रॉस बी निकाल रहे हो तो ए तो सेट ए से आएगा और बी कहां से आएगा, सेट बी से आएगा। ए का मतलब फर्स्ट एलिमेंट, बी का मतलब सेकंड एलिमेंट। वही तो बोल रहा हूं बार बार, फर्स्ट एलिमेंट तो सेट ए से आएगा और सेकंड एलिमेंट सेट बी से आएगा। देखो 1,6 1,6 का मतलब 1 तो कहां से है, सेट ए से, 6 कहां से, सेट बी से। मान लो ए क्रॉस बी की जगह बी क्रॉस से निकालना पड़ता, बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए में क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट तो बी से आएगा और सेकंड एलिमेंट ए से आएगा। फर्स्ट एलिमेंट तो बी से आएगा और सेकंड एलिमेंट ए से आएगा, ठीक है। इसी को कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला जाता है, किसका, ए और बी का। इसी को क्या बोलते हैं, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले भी लिख लो, हिंदी मीडियम वाले भी लिख लो। दो अरिक्त समुच्चयों ए तथा बी का कार्तीय गुणन, दो अरिक्त समुच्चयों, नॉन एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है, अरिक्त समुच्चय। तो दो अरिक्त समुच्चयों ए तथा बी का कार्तीय गुणन उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है जिसमें प्रथम अवयव समुच्चय ए से तथा द्वितीय अवयव समुच्चय बी से लिखा जाए। उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है जिसमें प्रथम अवयव समुच्चय ए से तथा द्वितीय अवयव समुच्चय बी से लिखा जाए। क्या बोला मैंने, क्या बोला, देखो मैं बोल रहा हूं, एक एक लाइन दोबारा सुनना। बोले दो अरिक्त समुच्चय ए और बी, ठीक है, दो अरिक्त समुच्चय ए और बी और उनका जो कार्तीय गुणनफल होता है, कार्तीय गुणनफल का मतलब समझ गए, कार्तीय गुणनफल का मतलब हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो वो कार्तीय गुणनफल क्या होता है, कार्तीय गुणनफल उन सभी समुच्चयों का, उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है, उन सभी क्रमित युग्मों का। ये क्रमित युग्म ही तो लिखे हुए हैं, 1,5 1,6 2,5 2,6, ये उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है जिसमें प्रथम अवयव, इन सभी क्रमित युग्मों की खास बात क्या है, बोले इनमें प्रथम अवयव तो समुच्चय ए से लिखा गया है और द्वितीय अवयव समुच्चय बी से लिखा गया है। इसी बात को इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। क्या लिख सकते हो, बोले ए और बी कोई दो अरिक्त समुच्चय है, तो क्या होगा, तो इनका जो कार्तीय गुणनफल होता है उसमें ए कोमा बी टाइप के, उनका ए कोमा बी टाइप के क्रमित युग्म आएंगे जहां पे ए तो सेट ए से बिलोंग करेगा और बी सेट बी से बिलोंग करेगा। वैसे तो यार तुम लोग क्लास 12th में आ चुके हो, इतनी सी इंग्लिश तो आराम से समझ सकते हो, इसमें शायद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी मैंने आप लोगों को हिंदी में लिखवा दिया है। बोले ए और बी का जो कार्तीय, ए और बी कोई दो अरिक्त समुच्चय है, उनका जो कार्तीय गुणनफल होता है वो उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है जिसमें प्रथम अवयव समुच्चय ए से और तृतीय अवयव समुच्चय बी से आता हो। अब इसी बात को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख रहा हूं, इंप्लाइज ए क्रॉस बी, कि वास्तव में ए क्रॉस बी क्या है, ए क्रॉस बी एक सेट है। देखो ये सेट का साइन स्टार्ट कर दिया मैंने, जिसमें क्या होगा, ए कोमा बी टाइप के एलिमेंट होंगे। अब किस तरीके से होंगे, सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। क्या बोला मैंने, ए क्रॉस बी क्या होता है, बोले ए कोमा बी टाइप के एलिमेंट होते हैं। कैसे एलिमेंट होते हैं, ए कोमा बी टाइप के एलिमेंट होते हैं जहां पे ये जो ए है वो तो सेट ए से बिलोंग करता है, फर्स्ट एलिमेंट तो सेट ए से आता है और सेकंड एलिमेंट सेट बी से आता है। अगर मान लो बी क्रॉस से आता तो मैं बी कोमा ए टाइप के एलिमेंट होंगे, बी सेट बी से आएगा और ए सेट ए से आएगा, ठीक है। वही चीजें लिखी है, बोले ए कोमा बी टाइप के एलिमेंट होंगे, बिल्कुल ए कोमा बी टाइप के एलिमेंट है, 1,5 1,6 2,5 2,6। अब उसमें क्या है, उसमें देखो फर्स्ट एलिमेंट तो सेट ए से आएगा और सेकंड एलिमेंट सेट बी से आएगा। मतलब जैसे मान लो ये सेट ए है, सेट ए में जैसे 5 6 एंड 7 था, सेट बी है इसमें लिखा हुआ है जैसे 7 एंड 8। अब मैं बोल रहा हूं क्या 6,8 इस ए क्रॉस बी में आएगा, क्या 6,8 ए क्रॉस बी में आएगा। तुम्हें क्या चेक करना है, अच्छा बोले ए क्रॉस बी पूछ रहा है, तो फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट सेट बी से होना चाहिए। तो 6 चेक करो, 6 बिल्कुल 6 सेट ए से है,
8 चेक करो, 8 बिल्कुल सेट बी से है तो यहाँ आएगा। अगर एक क्रॉस भी निकालते तो आता ना 5,6 5,7 5,8 6,7 6,8 क्या आ जाता 6,8। मैं पूछू यार 8,6 ए क्रॉस बी में आएगा क्या? 8,6 ए क्रॉस बी में आएगा तो तुम लोग देखोगे यार अच्छा 8 तो यार बोले सेट बी से बिलोंग कर रहा है, जबकि पूछ ए क्रॉस बी रहा है तो बिल्कुल नहीं आएगा। और अगर मैं बी क्रॉस ए बोल देता तो बी क्रॉस ए बोल देता तो 8 कहाँ से आ रहा है? बी से आ रहा है क्या? पहले वाले से बिल्कुल आ रहा है, और फिर ए से 6 आ रहा है तो बिल्कुल आएगा। ठीक है ना, ये आएगा। आ रही है मेरी बात समझ में? तो इतना सब कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक दो स्पेशल बातें वो लिखवा देता हूँ नोट डाल के, आराम से समझ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ लो, देखो नोट हिंदी में क्या? विशेष। देखो समझो, इफ यदि क्या हो ए फाई होने का मतलब ए एम्प्टी सेट हो। पहले क्या बताए थे? दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी सेट, लेकिन ए फाई हो या फिर बी फाई सेट हो। बी फाई सेट का मतलब बी एम्प्टी सेट हो, या फिर ए एंड बी बोथ आर एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब वही फाई। क्या बोला? या तो ए रिक्त समुच्चय हो, रिक्त समुच्चय हो, या बी रिक्त समुच्चय हो, या ए तथा बी दोनों रिक्त समुच्चय हो। दोनों के दोनों कैसे हो? रिक्त समुच्चय। हिंदी में क्या लिखोगे? यदि ए बराबर फाई हो या बी बराबर फाई हो या ए तथा बी दोनों फाई हो, देन ए क्रॉस बी बी क्या होगा? फाई होगा। ए क्रॉस बी बी क्या होगा? फाई होगा। बिल्कुल होगा यार। जैसे मान लो, समझो मैंने सेट ए बनाया, इसमें 1 2 3 लिखा और भी लिख दिए, सेट बी बनाया, ठीक है, ये सेट बी खाली है। सेट बी खाली होने का मतलब एम्प्टी सेट है, फाई है। अब बताओ यार ए क्रॉस बी क्या होगा? तो बोले यार 1 है। अब 1 का रिलेशन किसके साथ होगा? किसी के साथ नहीं होने वाला, किसी के साथ नहीं होने वाला, तो फिर वो क्या होगा? फाई सेट होगा। फाई का मतलब एम्प्टी सेट होगा। अगर ए या बी या फिर दोनों, ए या बी या फिर दोनों कैसे हो? रिक्त समुच्चय हो, रिक्त समुच्चय हो, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कैसा आएगा? फाई आएगा। दूसरा, यदि क्या हो? ए या बी या ए एंड बी बोथ आर इनफाइनाइट सेट। क्या बोला? ए या बी या ए तथा बी दोनों इनफाइनाइट सेट हो, देन ए क्रॉस बी, तब ए क्रॉस बी भी कैसा होगा? इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट सेट होगा। ए हो या बी हो या ए तथा बी दोनों में से कोई भी, दोनों के दोनों इनफाइनाइट हो तो ए क्रॉस बी भी इनफाइनाइट होगा। कैसे? जैसे मान लो 1 2 3 4 5 ऐसे चले ही जाता, और इधर ये फाइनाइट होता 1 2 3, तब रिलेशन बनाते हैं। बोले अच्छा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 3 3 1 3 2 3 3 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3 फिर 6 1 6 2 6 3 7 1 7 2 7 3। ऐसे कितने बनाते भाई साहब? बढ़ाई जाते तो ऐसे सेट को क्या बोला जाता है? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो, बहुत सारे एलिमेंट हो। जैसे यहाँ पे ठीक है ना, इनके काउंटिंग नहीं कर सकते कि कितने एलिमेंट है, तो इसी को इनफाइनाइट सेट बोला जाता है। ये फाइनाइट है, परिमित, ठीक है ना, ये परिमित, ये अपरिमित। परिमित का मतलब जिसमें क्या हो? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब समझ गए? अवयवों की संख्या कैसी हो? फाइनाइट हो। फाइनाइट का मतलब जिसको गिन सकते हैं। कितने एलिमेंट है? 3 है, लेकिन यहाँ पे नहीं गिन सकते, तो दोनों में से कोई एक भी या फिर दोनों इनफाइनाइट सेट हो, अपरिमित समुच्चय हो, तो ए क्रॉस बी भी अपने पास में इनफाइनाइट ही आता है। ए क्रॉस बी भी कैसा आता है? इनफाइनाइट ही आता है। अब देखो एक को लिख रहा हूं, नोट लिख रहा हूं, ठीक है ना, नोट डाल के कहीं जगह बना लेता हूं मैं, एक बार यहीं लिख देता हूं, समझो। थर्ड, यदि एन ए बराबर पी हो, एन ए बराबर पी होने का मतलब क्या हुआ? कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्या हो? पी हो, एंड एन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी क्या हो? क्यू हो। मतलब सेट ए में तो पी एलिमेंट हो और सेट बी में क्यू एलिमेंट हो। जैसे यहाँ सेट ए में 3 एलिमेंट थे, 1 2 3, और सेट बी में 2 एलिमेंट थे। यहाँ सेट बी में 2 एलिमेंट, सेट ए में 3 एलिमेंट। यहाँ सेट ए में 2, सेट बी में 3। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ तो इनफाइनाइट वाला केस चल गया। यहाँ पे 3 थे, यहाँ 0 था, तो ऐसे क्या होगा? तो अगर एन ए बराबर पी और एन बी बराबर क्यू हो, देन
एन ए क्रॉस बी, तब ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, तो बेटा पी क्रॉस पी इंटू क्यू होंगे। कितने होंगे, पी इंटू क्यू होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू पी इंटू क्यू। जैसे जैसे समझो, बोले सेट ए में 3 एलिमेंट थे, बिल्कुल थे। सेट बी में 2 एलिमेंट थे, तो बताओ ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे। तो देखो ए क्रॉस बी में क्या आएगा, एक तो एक 1,5 एक एलिमेंट, 1,6 2, 2,5 2,6, 2 और 2 4, 3,5 3,6, 2 और 2 4 2 6। देखो 1 2 3 4 5 6, कितने एलिमेंट आ गए, 6। हर एक पेयर एक एलिमेंट होगा, हर एक पेयर एक एलिमेंट होगा, तो 1 2 ऐसे 6 पेयर आएंगे। ठीक है, बी क्रॉस ए में भी देखो, बी में कितने थे 2, ए में कितने थे 3, तो 2 तिया 3 दूनी 6। यहाँ पे देखो इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो ए क्रॉस बी में कितने आएंगे, 3 वही 2 तिया 6 बोल दो, चाहे 3 दूनी 6 बोल दो, एक ही बात है। इस तरीके से यहाँ 3 थे, यहाँ 0 था, तो 3 को 0 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 0। इस तरीके से ना, मान लो सेट ए में 3 एलिमेंट होते, 1 2 3, सेट बी में भी 3 एलिमेंट होते, 1 2 3, तो बता ए क्रॉस बी में कितने आएंगे, 3 तिया 9 आएंगे। क्यों, क्योंकि एक तो देखो एक का रिलेशन 3 के साथ बनेगा, मतलब एक के 3 ऑर्डर पेयर बनेंगे, 1,1 1,2 1,3, 2,1 2,2 2,3, 3,1 3,2 और 3,3। तो समझ में आ गया होगा यार कितने होते हैं पी क्रॉस क्यों होते हैं। ये जो सब कुछ लिखवा है वो सारा का सारा अपन ने रिवाइज किया है क्लास 11th का। ऐसा कुछ नया नहीं पढ़ा है अपन ने कि यार अभी तक अपन ने कुछ क्लास 12th का टॉपिक पढ़ा है। हाँ, एक बात बता दूं, इनको अलग से कॉपी बना के नोट डाउन जरूर कर लेना है ना। चैप्टर स्टार्ट हो गया है रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें फर्स्ट टॉपिक अपने हो गया है। इसको ऐसे कि ऐसे अच्छे से नोट डाउन करना है, अच्छे से कॉपी बनानी है। एक बार फिर से ये जो कुछ समझा है इसको रिवाइज कर देता हूँ। बोल रहा था, बोले कोई 2 नॉन एम्प्टी सेट है, सेट ए एंड सेट बी। ए और बी क्या है, कोई 2 नॉन एम्प्टी सेट है, 2 अरिक्त समुच्चय है। अब तुम्हारे को क्या निकालना हो, बोले इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट देखो, जो कुछ ये लिखा है उसका वास्तव में मतलब ये, बोले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, बोले उसमें ऑर्डर पेयर आते हैं। किस टाइप के ऑर्डर पेयर आते हैं, ए कोमा बी टाइप के। अब बोले ए और बी का कहां से आएंगे, बोले ए तो आएगा सेट ए से और बी आएगा सेट बी से। मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है वो तो सेट ए से आएगा। हिंदी में तो ऐसे लिखवा है, प्रथम अवयव समुच्चय ए से तथा द्वितीय अवयव समुच्चय बी से आता है। फर्स्ट एलिमेंट मतलब ए तो कहां से आएगा, सेट ए से, और सेकंड एलिमेंट मतलब बी कहां से आएगा, सेट बी से आएगा। जैसे समझो, ठीक है। अब तुम्हारे को मान लो मैंने ये सब कुछ छोड़ो, यहां से आ जाओ। यहां पे मैंने क्या बताया, 1,2,3 था, 5,6 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, ए का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो बोले यहां पे 1 2 3 लिखो, यहां 5,6 लिखो, 5 और 6 लिखो, 1,5 1,6 2,5 2,6 3,5 3,6। यही क्या होगा, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। बाद में मैंने बताया तुम लोगों को नोट डाल के कि बोले अगर ए या बी या ए और बी दोनों के दोनों ही क्या हो, दोनों के दोनों ए या बी या फिर दोनों फाई सेट हो। फाई सेट का मतलब एम्प्टी सेट हो, तो ए क्रॉस बी भी क्या होगा, फाई होगा। ए क्रॉस बी में भी कोई एलिमेंट नहीं आएगा। जैसे ये 1 2 3 था, बी खाली था, तो बोले कैसे रिलेशन बनेंगे ही नहीं, ठीक है ना। मतलब कोई ऑर्डर पेयर बनेगा ही नहीं, तो वो फाई सेट हो गया। दूसरा मैंने लिखवाया कि ए या बी या दोनों इनफाइनाइट हो, ए या बी या फिर दोनों के दोनों इनफाइनाइट हो। दोनों के दोनों इनफाइनाइट, जैसे ये सेट ए इनफाइनाइट था, ये इनफाइनाइट नहीं था, तो यहाँ पे क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट आएंगे। भाई बनाए जाओ ऑर्डर पेयर, बनते जाएंगे। इसका मतलब कैसे होगा, इनफाइनाइट होगा। उसके बाद में मैंने बताया कि अगर दोनों फाइनाइट हो और इसमें पी एलिमेंट और इसमें क्यू एलिमेंट हो। पी एलिमेंट का मतलब जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ 2 है, तो बताओ बोले ए क्रॉस बी में कितने होंगे, तो बोले 3 दूनी 6 होंगे। जैसे यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो ए क्रॉस बी में कितने होंगे, 3 तिया 9 होंगे। बेसिक बातें जो तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपन समझेंगे रिलेशन की डेफिनेशन, रिलेशन क्या होता है। उसके बाद में अपने पास में आएगा टाइप्स ऑफ रिलेशन, और टाइप्स ऑफ रिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने लिए क्लास 12th के लिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।